नमस्कार मित्रों, मैं ध्रुवेश मीणा लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज मेरे यूट्यूब चैनल से भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि पर भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, इसमें गवर्नर जनरल की विधायी या अध्यारोही विधायी शक्तियाँ, कुछ विषयों पर आधारित विधेयकों को पुनर्स्थापित करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। सबसे पहली जो शक्ति थी वो ये थी। 2. गवर्नर जनरल को भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने की शक्ति थी। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी शक्ति उसे ये थी कि भारतीय विधानमंडल द्वारा जो भी कोई विधेयक यदि पारित कर भी दिया गया है तो उसको वो वीटो कर सकता है और किसी भी पारित विधेयक को सम्राट के विचार विमर्श हेतु आरक्षित रखने की शक्ति थी। जैसे वर्तमान में राज्यसभा उसे लौटा सकती है या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजने के नाम पर रोक सकती है। इस प्रकार से विधानमंडल द्वारा नामंजूर किसी भी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित करने की शक्ति थी। अर्थात ये हुआ कि किसी भी विधानमंडल द्वारा यदि कोई विधेयक नामंजूर भी कर दिया गया या कोई बजट अनुदान जिसे कहते हैं वो रोक दिया तो उसे प्रमाणित करने की शक्ति उसके पास थी। इसके पश्चात उक्त विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित अध्यादेश की तरह ही मान्य होगा। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति यदि कोई अध्यादेश पारित कर देता है तो वह लागू होता है 6 माह तक। उसी प्रकार गवर्नर जनरल को ये शक्ति थी कि वो विधानमंडल द्वारा नामंजूर विधेयक को भी लागू कर दे या विधानमंडल द्वारा नामंजूर बजट को भी अनुदित कर दे। नेक्स्ट है, आपात की स्थिति में वर्तमान राष्ट्रपति के समान अध्यादेश जारी कर सकता था। अस्थायी अवधि के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था जो अस्थायी अवधि के लिए कानून की तरह कार्य करते थे। आगे चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 की दोष या सीमाएं। सबसे पहली सीमा, प्रांतों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने के बावजूद भी संरचना एकीक और केंद्रीयकृत बनी रही। मतलब ये कि प्रांतों को अधिकांश कार्यों के लिए शक्ति जो है वो केंद्रीयकृत या केंद्र के पास ही रखी गई। भारत परिषद व गवर्नर जनरल संपूर्ण संवैधानिक संरचना का आधार स्तंभ बना रहा। किसी भी विषय को प्रांतीय या केंद्रीय मानने का अधिकार गवर्नर को था, न्यायालय को नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए, अनेकों विषयों पर विचार विमर्श से पूर्व प्रांतीय विधानमंडलों को गवर्नर की अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी कि बहुत सारे ऐसे विषय रखे गए जिन पर विचार विमर्श करने से पूर्व प्रांतीय विधानमंडलों को गवर्नर की अनुमति लेनी पड़ती थी। आगे चलिए, प्रांतीय द्वैध शासन से अधिक असंतोषपूर्ण स्थिति बनी क्योंकि
समस्त अध्यारोही वित्तीय शक्तियां व विधानमंडल में शासकीय मत अंतिम रूप से गवर्नर के अधीन था। अतः गवर्नर मंत्रिमंडल की नीतियों को बहुत अधिक प्रभावित करता था। सभी विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां गवर्नर के पास थी, इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता था। आगे देखिए, भारत के दृष्टिकोण से इस प्रणाली का मुख्य दोष धन पर नियंत्रण था, क्योंकि वित्त को आरक्षित विषय के अंतर्गत रखा था और इस प्रकार यह कार्यकारी परिषद के प्रभार में था, न कि निर्वाचित मंत्री के। अतः प्रत्येक कार्य धन के अभाव में प्रगतिशील नहीं होता था। आगे अगला देखिए, भारतीय सिविल सेवा के सदस्य की भर्ती भारत सचिव द्वारा की जाती थी और वह उत्तरदायी भी इसी के प्रति थे, जबकि वह कार्य मंत्री के अधीन करते थे। अतः विरोधाभासी प्रशासन प्रणाली थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सिविल सेवा के जो सदस्य थे उनकी भर्ती भारत सचिव द्वारा की जाती थी, जबकि वो कार्य मंत्री के अधीन करते थे। अगला देखिए, गवर्नर आंतरिक विषयों पर संवैधानिक अध्यक्ष की तरह कार्य नहीं करता था, जबकि इन सब के ऊपर गवर्नर की ही अध्यारोही शक्ति थी। अगला देखिए, प्रांतीय विधानमंडलों में इनके मंत्रियों की सामूहिक उत्तरदायित्व की कोई व्यवस्था नहीं थी, विधानमंडलों के प्रति नहीं थी, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्तियां व्यक्तिशः होती थी और वे गवर्नर के केवल सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। अर्थात मंत्री जो थे वो विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। नेक्स्ट, मंत्री कार्यकारी परिषद के सदस्यों से केवल इस रूप में भिन्न थे कि वे गैर सरकारी होते थे, जबकि इसके विपरीत गवर्नर को यह शक्ति थी कि वह इन मंत्रियों की सलाह को माने या न माने। इस प्रकार यह असंवैधानिक शासन प्रणाली थी, जो अधिक समय तक लागू न रह सकी और भारतीय आकांक्षाओं की तुष्टि हेतु एक नवीन प्रयास अपेक्षित रहा। अतः गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में साइमन कमीशन नामक एक नवीन आयोग की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1928 में एक आयोग की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य भारत में संवैधानिक व लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का पता लगाना था। इस कमीशन के निष्कर्ष से पूर्व 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में राजनीतिक विकास का उद्देश्य यहाँ भूस्वामित्व शासन प्रणाली डोमिनियन की स्थापना करना है। 1930 में साइमन कमीशन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने गोलमेज परिषद के रूप में विचार किया, क्योंकि एक
परिसंघ बनाकर देशी रियासतों को भी शेष भारत में संगठित करना था। इस सम्मेलन के पश्चात एक श्वेत पत्र, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक संयुक्त प्रवर समिति द्वारा परीक्षण के पश्चात कुछ सिफारिशों के आधार पर भारत शासन विधेयक का प्रारूप तैयार कर इसे कुछ संशोधनों के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में पारित किया गया। साइमन कमीशन का विकास कुछ इस प्रकार हुआ। ये संक्षिप्त बिंदु: 1928 में साइमन कमीशन की नियुक्ति, 1929 में ब्रिटिश सरकार की डोमिनियन घोषणा, 1930 में गोलमेज परिषद, ब्रिटिश सांसद प्लस देशी रियासत प्लस ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रवर समिति के समक्ष परीक्षण, संशोधन व सुधार, परिणाम भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।